नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रीट के सामाजिक विज्ञान के यूनिट नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट को हिंदी में तप्त स्थल क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पहला है भारतीय स्पोर्ट क्षेत्र। भारतीय स्पोर्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है ये। पूरे विश्व के अंदर कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र है पूरे विश्व के अंदर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.3% भाग पर फैले हुए हैं। 2.3 भाग पर ये फैले हुए हैं और विश्व की लगभग 60% प्रजातियां, विश्व की लगभग जितनी भी 60% प्रजातियां हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यानी समृद्ध क्षेत्र है। हॉट स्पॉट शब्द जो है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग 1988 के अंदर एक वैज्ञानिक है नॉर्मन मायर्स, क्या नाम है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया 1988 के अंदर। तो विश्व के इन विविधता बहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र हैं। मतलब टोटल कितने 35 है पूरे विश्व में, जिसमें से भारत के 4 विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन से है वो। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, यहाँ पे लगभग 64.95% ये भाग कवर करता है। उसके बाद हिमालय क्षेत्र ये 44.37% ये कवर करता है। उसके बाद नंबर आता है इंडो बर्मा क्षेत्र, ये 5.13% कवर करता है। और सुंडालैंड 1.28% पे हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। ध्यान रहे, भारत विश्व के जैव विविधता में 16.86% स्थान रखता है। यानी विश्व में जितना भी प्रतिशत है उसमें से भारत में कितना प्रतिशत हॉट स्पॉट है? 16.86% हॉट स्थान रखता है। तथा विश्व के सभी हॉट स्पॉट में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। यानी विश्व के जितने भी हॉट स्पॉट है उनमें सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो पश्चिमी घाट जो कि भारत का है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और जहाँ पे 300 व्यक्ति, यानी यहाँ पे क्या है, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। ये एक ऐसा हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहाँ पे हर एक प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर कम से कम 300 आदमी रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आगे बात करते हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैव भौगोलिक क्षेत्र, अब जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उनमें वितरण किस प्रकार है इसका अध्ययन करते हैं, और ये विश्व के अन्य क्षेत्रों से विशिष्टता होती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें जलवायु, स्थलाकृतियाँ, मृदा आदि में भिन्नता भी पाई जाती हैं। 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें जलवायु, स्थलाकृतियाँ, मृदा आदि में विभिन्नताएं पाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत की। हिमालय के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तर पश्चिम, केंद्रीय एवं पूर्व हिमालय, इसमें कौन सा काउंट होगा? उत्तर पश्चिम हिमालय, केंद्रीय हिमालय, पूर्व हिमालय, ये इसमें काउंट होता है। इसमें विशेष क्या है, यहाँ पे प्रमुख रूप से हिम लेपर्ड, एक तो हिम लेपर्ड और भूरे भालू पाए जाते हैं। ये अपने को याद रखना है। हिमालय के अंदर हिम लेपर्ड, हिम लियोपर्ड यानी चीता बाघ होता है उसको कहते हैं हिम लेपर्ड, और एक भूरे रंग के भालू यहाँ पे पाए जाते हैं। हिम और भूस्खलन, भूमि का किसका होता है? भूस्खलन तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ संकटग्रस्त और विलुप्त हो रही है।
यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे हिम और भूस्खलन होता है, हिमस्खलन भी होता है, भूस्खलन होता है, और सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण होता है। इस वजह से वहाँ पे प्रजातियां संकटग्रस्त हो चुकी है, विलुप्त हो गई है। अब आगे बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में कहाँ पे है हॉटस्पॉट? काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख पर्वत, इसके अलावा तिब्बत का पठार। काराकोरम, लद्दाख पर्वत और तिब्बत का पठार। यहाँ विशेष जंतुओं में यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? यहाँ जंगली भेड़ पाई जाती है, जंगली भेड़ पाई जाती है, बकरी पाई जाती है, आईबेक्स, आईबेक्स नाम का एक जानवर वो पाया जाता है, हिम लेपर्ड यहाँ पे भी पाए जाते हैं। संगमरमर के, मतलब संगमरमर पत्थर होता ना, उसके रंग की यहाँ बिल्लियाँ पाई जाती है सॉरी, संगमरमर के बिल्लियाँ पाई जाती है। मारमोत, मारमोत नाम का एक जानवर वो भी यहाँ पाया जाता है। और काली गर्दन वाले हंस, हंस भी किस प्रकार के? काली गर्दन वाले हंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रकार की विविधता ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट में कहाँ होते हैं? एक तो मालाबार का मैदान, यहाँ पे हॉटस्पॉट है। एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो है ही है, फिक्स है ये तो। मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल जो कि रेगिस्तान के अंदर, मतलब राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। और कच्छ का रण जो कि गुजरात के अंदर है, कच्छ का रण, यहाँ पे भी ये विविधता पाई जाती है। अब इनमें विशेष क्या बात है वो भी देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख प्रजातियों में ब्लैक बक यानी काली बतख जो होती है, ब्लैक बक, जो स्तनधारियों की प्रजाति, स्तनधारियों की प्रजाति की प्रभावशाली जीव है, अब वो संकटग्रस्त हो गई है। ब्लैक बक है जो स्तनधारी थी, लेकिन अब वो संकटग्रस्त हो गई है। यहाँ पे नीलगाय पाई जाती है, जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं, जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ के विशेष जंतु है ये। और कच्छ मरुस्थल, कच्छ के रण में जो मरुस्थल है वहाँ पे चिंकारा ज़्यादा पाया जाता है, मरुस्थलीय लोमड़ी पाई जाती है, मरुस्थलीय बिल्ली पाई जाती है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावड़ी भी इसको कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी भी इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पाया जाता है। और फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज नाम का एक जानवर वो भी यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं दक्कन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दक्कन प्रायद्वीपीय पठार में क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठारी क्षेत्र और दक्षिण में दक्कन का पठार, ये क्षेत्र इसमें गिने जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, केंद्रीय पठारी क्षेत्र, पूर्वी उच्च भूमि और केंद्रीय उच्च भूमि, ये इसके अंदर शामिल है। अब इसमें विशेष बात क्या है? यह क्षेत्र उत्तर में विंध्यन पर्वत तक फैला हुआ है। विंध्यन सतपुड़ा पर्वतों से लेकर, मतलब उत्तर में विंध्यन सतपुड़ा पर्वतों से लेकर पूर्व में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से ये घिरा हुआ है। यहाँ पे टाइगर पाया जाता है, यहाँ पे भालू पाया जाता है, जंगली सुअर, यहाँ पे जंगली सुअर भी पाया जाता है। इसके अलावा सांबर नाम के एक पक्षी, मतलब पशु है, वो भी यहाँ पाया जाता है। चीतल पाया जाता है, यहाँ जंगली भैंसे होते हैं, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, यहाँ पे बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। इतने प्रकार की, विविध प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। ये है, इसमें विशेष क्या है? ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है, जैक फ्रूट पाया जाता है, कोकोनट, डॉल्फिन, जैक फ्रूट, कोकोनट और मोलस्क का संग होता है ना अलग, मोलस्क आदि प्रकार की विशेष प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। तो नाम याद रखना है, डॉल्फिन, जैक फ्रूट, कोकोनट और मोलस्क आदि प्रकार की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। अंडमान द्वीप में प्रवाल भित्ति 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और निकोबार में अगर बात करें तो 2700 किलोमीटर तक ये फैली हुई है निकोबार के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो, और उत्तर पूर्व की जो चोटी है वो इसके अंदर शामिल है। विशेष बात क्या है? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है तथा यह सदाबहार
और अर्ध सदाबहार वन, मानसूनी वन, घास के मैदान और दलदल वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस, जैक फ्रूट, यहाँ पे बांस पाया जाता है, जैक फ्रूट पाया जाता है, टूना चेस्टनट, ये भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? गंगा का उच्च और निम्न मैदानी क्षेत्र इसमें शामिल है। गंगा का उच्च और निम्न मैदानी क्षेत्र इसमें शामिल है। विशेष क्या है? यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु कौनों से? हाथी पाया जाता है, ब्लैक बग पाया जाता है, भारतीय गेंडा यहाँ पे होता है, घड़ियाल पाए जाते हैं, कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है, हाथी, ब्लैक बक, भारतीय गेंडा, घड़ियाल, कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात करते हैं और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव एक वनस्पति है जो कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और लक्षद्वीप में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर बात करें अर्ध शुष्क क्षेत्र की तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसमें देखो पंजाब का मैदान शामिल है। पंजाब का मैदान अर्ध शुष्क प्रदेश है। गुजराती मैदान, पंजाब का मैदान गुजराती मैदान है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में गिने जाते हैं। गुजरात के मैदानी क्षेत्र में एशियाई शेर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर पूछा जाए कि विश्व में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं तो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। एशियाई शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन, कंटीले वन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम भारत की जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत की संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। IUCN एक संस्था है। IUCN ये एक प्रकार की संस्था है। IUCN की एक लाल आंकड़ों की पुस्तक है। क्या नाम है इसका? रेड डाटा बुक भी इसको कहा जाता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक में इसके अंदर क्या हुआ था? पादपों और जंतुओं की जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी सूची बनाई गई है। कौन कौन से पादप संकटग्रस्त है, कौन कौन से जंतु संकटग्रस्त है, उनकी यहाँ पे सूची बनाई गई है। लाल आंकड़ों की सूची जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं, इसकी प्रणाली मतलब ये 1964 में चालू की गई थी। रेड डाटा बुक की शुरुआत कब हुई थी? 1964 के अंदर हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी। रेड डाटा बुक शुरुआत तो 1964 में हो गई थी लेकिन इसकी स्थापना है वो 1948 में हुई थी। उसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ग्लैंड, नाम याद रखना है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के अंदर ग्लैंड नामक एक स्थान है, वहाँ पर है। आगे बात करते हैं भारत की कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं। सरीसृप की अगर बात करें, सरीसृप में घड़ियाल, कछुआ और अजगर ये इसमें शामिल है। तो सरीसृप में घड़ियाल, कछुआ, अजगर ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। वन मानुष की अगर बात करें तो इसमें गिब्बन नाम का एक बंदर होता है, मकाऊ एक बंदर होता है, नीलगिरी का लंगूर, सुनहरा बंदर, ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। तो बंदर होते हैं ध्यान, वन मानुष मतलब मनुष्य जैसे होते हैं बंदर, गिब्बन, मकाऊ, नीलगिरी का लंगूर और सुनहरा बंदर ये इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मांसाहारी स्तनधारी। मांसाहारी स्तनधारी कौन से होते हैं? इसमें भेड़िया, लोमड़ी, भालू, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, रेड पांडा और बाघ। इसके अलावा तेंदुआ, शेर, सुनहरी बिल्ली होता है। ये देखो, ये तो यहाँ सुनहरा बंदर है वन मानुष के अंदर और ये है सुनहरी बिल्ली। मांसाहारी वनस्पति, मांसाहारी स्तनधारी है, इनके भी ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों में इसमें शामिल है। अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा कई ऐसे फूल वाले पौधे हैं जो अब संकटग्रस्त की श्रेणी में आने लग गए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो रोडोडेंड्रन एक पादप है जिससे फूल लगते हैं
रोडोडेंड्रेन, रावल रावलफिया सरपेंटिना। रावलफिया ऐसे ऐसे नाम है जिनको अपन ने कभी सुना ही नहीं है, वो अब हमारी नज़रों के सामने नहीं है क्योंकि वो संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर गिने जाते हैं। इसलिए रावलफिया सरपेंटिना और चंदन आदि ये सभी संकटग्रस्त प्रजाति में हैं। पक्षी कौन कौन से जो संकटग्रस्त प्रजाति में, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन जो मतलब अपने यहाँ राजस्थान के सांबर जो नमक खारे पानी की झील है वहाँ पे आते हैं, वर्ष में एक बार यहाँ पे आते हैं साइबेरियन क्रेन, वो भी अब संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में माने जाते हैं। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक में अलग अलग प्रकार के रंगीन पृष्ठों के माध्यम से, रेड डाटा बुक है ना, ये इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो अलग अलग रंगीन पृष्ठ होते हैं। रंगीन पृष्ठों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। लाल रंग के पृष्ठों पर, यानी लाल रंग के पृष्ठों पर जो मुद्रित होता है वो इसके ऊपर क्या मुद्रित होता है, लाल रंग के पृष्ठों पर विलुप्त प्राय या लुप्त प्रजातियां जिनके बचाव का समग्र ध्यान देना बहुत आवश्यक है, मतलब उनका नाम लाल रंग के पृष्ठों पर लिखा होता है। और सफ़ेद रंग के पृष्ठों पर किसका मुद्रण होता है, किसके नाम लिखे होते हैं, ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो निश्चित स्थानों पर कम संख्या में पाई जाती है, मतलब विलुप्त तो नहीं हुए लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उनका नाम सफ़ेद रंग के पृष्ठों पर अंकित है। अब पीले रंग के पृष्ठों पर किसका नाम अंकित होता है, तो पीले रंग के पृष्ठों पर ऐसे मतलब लुप्त हो रही ऐसी जातियाँ जो तेज़ी के साथ कम होती जा रही, जो तेज़ी के साथ लगातार कम होती जा रही, उनको पीले रंग के पृष्ठों पर लिखा गया है। भूरे रंग के पृष्ठों पर किसको मुद्रित किया जाता है, ऐसी जातियाँ जिनका समग्र विवरण उपलब्ध नहीं है, ऐसी प्रजातियां हैं जिनका समग्र विवरण उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। तथा और इसके अलावा हरे रंग के पृष्ठों पर किसका होता है, ऐसी जातियां जिन्हें बचा लिया जा रहा हो और जिनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको हरे रंग के पृष्ठों पर अंकित करते हैं। अब बात करते हैं भारत में जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गीध संरक्षण परियोजना। क्या नाम इसका, गीध संरक्षण परियोजना। तो भारत में गीधों की संख्या में अत्यंत तीव्र गति से गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण है मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाइयाँ, मतलब मवेशियों को भी दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। मतलब मवेशी जो होते हैं ना, मवेशी अगर बीमार पड़ जाते हैं या उनको दर्द होता है तो उनको एक दवाई देते हैं जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। क्या नाम है, डिक्लोफेनेक दवाई उनको देते हैं। जब जानवर मर जाते हैं तो गीध जब उनको खा जाते हैं तो ये डिक्लोफेनेक जो है ना वो गीध के शरीर के अंदर चले जाते हैं और गीध का शरीर का रोटेशन बिगड़ जाता है और ये उनको बीमार पटक देते हैं और बीमार हो जाने के बाद गीधों की मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि मृत मवेशियों को खाता कौन है, गीध खाता है, तो मृत मवेशियों के अंदर जो डिक्लोफेनेक है वो गीध के अंदर चले जाते हैं और इस वजह से इनकी संख्या में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना क्या है, भारत सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ है ना, इसको बचाने के लिए परियोजना चलाई गई है। और इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 2009। कब शुरुआत हुई थी, 20 जनवरी 2009 को हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी इनको बचाने के लिए। आगे है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण। डॉल्फिन को बचाने के लिए ये योजना चालू की गई। तो डॉल्फिन को भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2009, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया, 5 अक्टूबर 2009। कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुनसु क्या कहते हैं, सुन्स या सुसु कहते हैं, ध्यान रखना है। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं ना, सुसु आ गई है, इसका मतलब क्या है, सुसु वो एक नंबर वाली नहीं, डॉल्फिन को कहते हैं, डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है, ठीक है ना। तारीख याद रखना है, 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया था, राष्ट्रीय जलीय जीव। अब आगे बात करते हैं
बिहार में भागलपुर जिला है। बिहार में कौन सा जिला है? भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार के अंदर भागलपुर जिले के अंदर इसकी स्थापना की गई है। आगे बात करें तो एक प्रदेश है, एक गार्डन है, गार्डन का नाम है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। बॉटनिक गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किस राज्य के अंदर है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कहाँ है? बॉटनिक गार्डन है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अलावा एक प्रयोगशाला है जो कि हैदराबाद के अंदर, उस प्रयोगशाला का नाम है लुप्तप्राय प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण प्रयोगशाला, और ये हैदराबाद के अंदर है। लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण प्रयोगशाला ये हैदराबाद के अंदर है। इसके अलावा समुद्री कछुआ, समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना भी चलाई गई है। समुद्री कछुए लगातार दिनों दिन कम हो रहे थे, इनको बचाने के लिए परियोजना चालू हुई थी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चालू की थी ये। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, किसका सहयोग मिला इसको? भारत को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से नवंबर 1999 में, कब की बात है? नवंबर 1999 में समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी 1999 के अंदर। अब बात करते हैं भारतीय मगरमच्छ, भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना। भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना, भारत में 1975 में इस परियोजना को शुरुआत की गई। भारतीय मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण परियोजना, भारत में इस परियोजना की शुरुआत 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना क्या है? हंगुल या कश्मीर स्टेग, हंगुल या कश्मीर स्टेग मध्य एशियाई लाल हिरण होता है। ये हिरण की एक प्रजाति है जिसको हंगुल भी कहते हैं, कश्मीर स्टेग भी कहते हैं। मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो उत्तरी भारत के हिमालय प्रदेश में, उत्तरी भारत के हिमालय प्रदेश यानी उत्तरी चंबा और कश्मीर घाटी में ये पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त होने लग गई हैं। अब बात करते हैं पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे क्या हैं? एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यू, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या है? मनुष्य के द्वारा प्रकृति में किए गए व अवांछित परिवर्तन जिनसे हुए नुकसान की भरपाई प्रकृति की स्वतः नियामक प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं हो सकता, वो पर्यावरणीय समस्याएं कहलाती हैं। जैसे नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य है जो, इसमें क्या हुआ था? नाहरगढ़ अभयारण्य में से यदि रोजाना 20-30 गाड़ियाँ गुजरती है, मतलब नाहरगढ़ जो अभयारण्य है ना, इसमें रोजाना 20-30 गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो वहाँ पर मतलब यहाँ पे नाहरगढ़ अभयारण्य में क्या है? 20-30 गाड़ियाँ लगातार यहाँ से गुजरती है। इस वजह से क्या है? गाड़ियों से, गाड़ियों के धुएं से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वहाँ पर स्थित पेड़ उन गाड़ियों से निकलने वाली CO2 गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण कर लेंगे, पेड़ पौधे वो अवशोषण कर लेंगे। यदि नाहरगढ़ अभयारण्य से NH यानी नेशनल हाईवे निकाल दिया जाए, यदि नाहरगढ़ अभयारण्य से अगर नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग अगर निकाल दिया जाए, तो अब यहाँ से क्या होगा? हजारों गाड़ियाँ गुजरेगी। नाहरगढ़ अभयारण्य की बात हो रही है, ध्यान रखना। हजारों गाड़ियाँ गुजरेगी तो उनसे जो CO2 प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज़्यादा निकलेगी, जिन्हें वहाँ स्थित पेड़ अवशोषण नहीं कर सकेंगे। मतलब वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ अगर निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जिनको वो पेड़ अवशोषित नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये अवांछित परिवर्तन इतने ज़्यादा हो जाएं कि प्रकृति स्वतः नियामक प्रक्रिया से भी उन्हें अवांछित बनाना संभव नहीं हो, तो ऐसी पर यही पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। तो आगे बात करते हैं, ध्यान रहे पर्यावरणीय समस्याओं का तात्कालिक प्रभाव। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि दीर्घकालिक प्रभाव जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। यह पर्यावरणीय समस्याएं निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं हरित गृह प्रभाव।
तो हरित गृह प्रभाव के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस, हरित गृह प्रभाव को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, मान लो पृथ्वी है तो यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकांश समय बर्फ के कारण वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस वजह से वहाँ का तापमान बहुत कम होता है। अतः इन क्षेत्रों में खेती और पादप संवर्धन हेतु, यहाँ पे खेती करने के लिए, पादप उगाने के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब हरे कांच के घर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? हरे कांच के घर बनाए जाते हैं। इन हरे कांच के घरों की ये विशेषता होती है कि इनमें सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो प्रवेश तो कर जाती हैं, मतलब सूर्य से आने वाली किरणें प्रवेश तो कर जाती, लेकिन ये वापस बाहर नहीं जा सकती। ऐसे घर बनाए जाते हैं कांच के, हरे कांच के घर, जिन मतलब ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें से सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर सकती लेकिन वापस बाहर नहीं निकलती, जिससे अंदर का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि पेड़ पौधे और खेती के लिए उपयुक्त तापमान भी प्रदान करता है, उपयुक्त तापमान प्रदान करता है। अतः ध्रुवीय क्षेत्रों में पादप संवर्धन हेतु बनाए जाने वाले कांच के घरों को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। धरातल पर मनुष्य के द्वारा जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2 गैस, मतलब धरातल पर मनुष्य है वो कई जीवाश्म ईंधनों के दहन करता है। दहन से उत्पन्न होने वाली जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी सघन परत बना देती है जो सूर्य से आने वाली लघु सौर्य किरणें, कौन सी है, लघु सौर्य किरणों को आने तो देती है, लेकिन धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में जाने वाली, मतलब धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में जाने वाली दीर्घ पार्थिव विकिरणों यानी अवरक्त किरणें, दीर्घ पार्थिव विकिरण अवरक्त किरणों को जाने नहीं देती। मतलब प्रकाश तो यहाँ आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता है, जाने नहीं देती हैं। तो इससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में होने वाली वृद्धि अर्थात पृथ्वी के वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्मीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमंडलीय उष्मीकरण कहलाती है। वैश्विक तापन के कारण जलवायु में परिवर्तन को किससे नापा जाता है? रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के द्वारा नापा जाता है। मतलब वैश्विक तापन के कारण जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है उसको किसके द्वारा नापा जाता है? उसको रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, क्या नाम है इसका, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के द्वारा उसको नापा जाता है। और यह अवधारणा ब्रिटिश के एक महान वैज्ञानिक है वालेस ब्रोएकर, क्या नाम है, ब्रिटेन के एक महान वैज्ञानिक है वालेस ब्रोएकर, 1970 में इन्होंने अवधारणा दी थी, 1970 में अवधारणा दी थी वालेस ब्रोएकर ने। वैज्ञानिकों का मानना है कि 21वीं सदी के मध्य तक वातावरण में CO2 की मात्रा औद्योगिक युग यानी 1860 से पूर्व की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। मतलब 1860 में जितनी थी उससे दोगुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 21वीं सदी में, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2050 में, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सन 2050 तक पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा? लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 4.5 सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। ध्यान रहे ग्रीन हाउस गैसों का क्रम, ग्रीन हाउस गैसों का क्रम क्या है? मीना का जलवा, ये भी ध्यान रखना है, ये होता है एक ट्रिक है इसकी, मीना का जलवा, मीना का जलवा ये भी होती है, याद रखना है। मी यानी होता है मीथेन, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है। तो मीना का जलवा, ये अब आप तो ट्रिक के लफड़े में नहीं पढ़ना, अपने को सीधा याद रखना है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का क्रम, CO2 60% होती है इसके अंदर, और CH4 यानी मेथन ये 20% होती है।
और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है, नाइट्रोजन इसमें 6% होती है और जल वाष्प इसके अंदर होती है। इसका क्रम है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन और जल वाष्प। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी? CO2 है। यह प्रदूषक गैस नहीं है। 1956 से 2002 तक 1956 से 2002 तक CO2 की जो मात्रा है वो 280 ppm से बढ़कर 368 280 ppm से बढ़कर 368 ppm हो गई है। 368 ppm हो चुकी है। आगे बात करते हैं हम ग्रीन हाउस गैस के क्या प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव, तो पहला प्रभाव ये है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवीय टोपियाँ और ग्लेशियर जो है और ग्लेशियर है वो पिघलने से समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई है। समुद्री जल स्तर में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ का आना, कुछ वर्षों पहले ग्लेशियर पिघलने के कारण सिंधु नदी में काफ़ी पानी आ गया था, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। मतलब सिंधु नदी में पानी ज़्यादा आने की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। वर्षा चक्रण में अनियमित बदलाव और विभिन्न प्रकार के जीवों के आवास का क्षरण भी हो रहा है, जिससे जैव विविधता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अतः आवास का क्षरण होना आवास विखंडन कहलाता है। आवास विखंडन को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। आवासीय विखंडन को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। हरितगृह प्रभाव के कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है? सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण, उद्योग ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन, यानी लकड़ी और कोयले का दहन ज़्यादा हो रहा है, इससे धुआं निकलता है, इसलिए हरितगृह प्रभाव हो रहा है। वनों का विनाश हो रहा है, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, फ्रिज और AC वगैरह इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इस वजह से हरितगृह प्रभाव हो रहा है। अब हरितगृह प्रभाव के दुष्प्रभाव क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका मुख्य दुष्प्रभाव यह है, विश्व के तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण मानसून अनियमित हो गया है और मौसम है ना वो बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष हिमनद जो कि 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रहे हैं। प्रतिवर्ष जो हिमनद है वो 1.7 मिलीमीटर की रफ्तार से पीछे हट रहे हैं। भारत का जो गंगोत्री है वो अपने मूल स्थान से 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। भारत का जो गंगोत्री है वो अपने मूल स्थान से कितने मीटर पीछे खिसक चुका है? 23 मीटर पीछे खिसक चुका है। तो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश चीन है। ध्यान रखना है, चीन ऐसा देश है। विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है विश्व में? चीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबका लफड़ा है कि ये चीन है, अभी कोरोना फैल रहा है तो वो चीन की वजह से फैला हुआ है। और विश्व का सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन है? चीन है। चीन की गलती की सज़ा पूरा विश्व भुगत रहा है। तो वहीं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दृष्टिकोण से भारत चौथे नंबर पर है। मतलब ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत का चौथा नंबर स्थान आता है। और ग्रीन हाउस गैस को कम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं? तो इसके उपाय ये हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग हमें बहुत कम करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है, इसका प्रयोग को हमें रोकना होगा। अब बात करते हैं ओजोन अपघटन के बारे में। ओजोन परत का क्षरण या ओजोन परत में जो छिद्र हो उसके बारे में बात करेंगे। ओजोन को O3 भी कहा जाता है। ओजोन को O3 कहा जाता है। ऑक्सीजन के 3 अणु O2 ऑक्सीजन, O आयन रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर, कौन से बंध के द्वारा जुड़कर? रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन यानी O3। ये ओजोन, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वायुमंडल के अंदर 5 मंडल पाए जाते हैं जी। तो ओजोन कौन से मंडल में होती है? ओजोन होती है समताप मंडल के अंदर। कहाँ पर होती है? ओजोन है वो समताप मंडल के अंदर
पाई जाती हैं। ओजोन नीले रंग की गैस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन किस रंग की गैस होती है? ओजोन है वो नीले रंग की गैस होती हैं। O3 है ना, वो क्या कहती है? ओजोन O3 मतलब ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और उससे होने वाले जो हानिकारक प्रभावों से हमें बचाती हैं। अब ओजोन की मोटाई है वो किस में नापी जाती है? ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन में नापा जाता है। और एक डॉप्सन का मतलब क्या होता है? एक डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है एक पीपीबी। एक पीपीबी का मतलब होता है पर पार्ट बिलियन। पीपीबी का मतलब क्या होता है? पर पार्ट बिलियन होता है। अब ध्यान रहे, ओजोन एक जहरीली और पर्यावरण विरोधी गैस है। ओजोन कैसी गैस है? ओजोन एक जहरीली गैस है और ये पर्यावरण के विरोधी गैस है। समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, नीले रंग की होती है। ओजोन है वो एक जहरीली गैस है और पर्यावरण विरोधी है। और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। ओजोन को बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अगर बात करें ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ओजोन परत में छिद्र हो रहा है समताप मंडल से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल में अगर हम 20 से 35 किलोमीटर के ऊपर जाएं तो वहाँ पर पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति, वहाँ पर पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन परत का निर्माण होता है। मतलब वहाँ पे पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे ही ओजोन परत का निर्माण होता है। और इस ओजोन परत का क्षरण किस वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है, उसकी वजह से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। और CFC से होता है मीथेन की वजह से भी हो रहा है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका क्षरण करते हैं। और CFC जो किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर और प्रशीतक से निकलती है, या इसको फ्रियोन गैस भी कहते हैं भाई। CFC को फ्रियोन गैस भी कहते हैं। फ्रियोन गैस में उपस्थित का CI परमाणु ओजोन का अपघटन करता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है। अतः इस प्रकार का परिवर्तन ओजोन छिद्र कहलाता है। समुद्र तल से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। मतलब समुद्र तल से जो 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का जो भाग है उसी को ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन परत का ह्रास करने वाला मुख्य कारक है CFC सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में एयर कंडीशनर, फ्रिज, प्लास्टिक फॉर्म, रंग तथा विभिन्न प्रकार के एरोसोल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। एयर कंडीशनर, फ्रिज, प्लास्टिक फॉर्म, रंग और विभिन्न प्रकार के एरोसोल में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ओजोन का छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया था। सबसे पहले ओजोन का जो छिद्र कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। 1973 के अंदर देखा गया था। अंटार्कटिका के अंदर 1973 में फॉरमन ने देखा था। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। किसने देखा था सबसे पहले? अंटार्कटिका में 1973 में फॉरमन ने देखा था। और किस उपग्रह की मदद से देखा था? निम्बुस 7, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका के अंदर 1973 में फॉरमन ने किस उपग्रह की मदद से छिद्र देखा था? तो निम्बुस 7 के नाम से देखा था। ओजोन परत सूर्य से आने वाली ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन ओजोन में छिद्र होने से त्वचा कैंसर हो जाता है, कार्निया शोथ या हिम अंधता यानी UVB के कारण होता है, हिम अंधता आदि बीमारियां हो रही हैं। त्वचा कैंसर हो जाता है, कॉर्निया शोथ या हिम अंधता के कारण बीमारी हो रही है। हमारी नेत्र की जो कॉर्निया है वो पराबैंगनी B किरणों को अवशोषित कर लेती है।
यानी कि हमारी जो नेत्र की कोर्निया है वो पराबैंगनी बी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, जिससे नेत्र की जो स्पष्टता में कमी आती है वो धुंधला दिखाई देता है, और यह नेत्र की कोर्निया शोथ बीमारी कहलाती है। नेत्र की कोर्निया शोथ बीमारी कहलाती है। CFC के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC के स्थान पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शीत ग्रहों में ठंडक उत्पन्न करने में काम में लिया जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काम में ले सकते हैं अपन। तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बजाय कम हानिकारक होता है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC में ओजोन को नष्ट करने वाला क्लोरीन अणु अनुपस्थित रहता है। मतलब ओजोन को नष्ट कौन करता है? क्लोरीन अणु है ना, वही सबसे ज़्यादा इसको नष्ट करता है। ओजोन परत के ह्रास को रोकने के प्रयास। ओजोन परत के ह्रास को रोकने के प्रयास। ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में, कब की बात है? 1987 में कनाडा के अंदर एक शहर है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर एक शहर है मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ओजोन छिद्र के उत्तरदायी रसायनों में कटौती हेतु विभिन्न राष्ट्रों की सहमति ली गई थी। याद रखना है, पहला प्रयास कब किया गया था? 1987 में किया गया था। कनाडा के अंदर एक मॉन्ट्रियल शहर, वहाँ पे किया गया था। ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आकलन, ओजोन रिक्तीकरण वैज्ञानिक आकलन 2010 की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन गैस की सुरक्षात्मक परत के नाश होने के क्रम अब लगभग बंद हो गया है। ओजोन छिद्र प्रयास इसी प्रकार जारी रहे तो अनुमान है कि 2050 ईस्वी तक ओजोन पहले की स्थिति में आ जाएगा। ये बात इन्होंने कही थी। हानिकारक प्रभाव क्या है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। त्वचा कैंसर की संभावना बनी रहती है। समुद्री खाद्य श्रृंखला एवं वनस्पति नष्ट हो जाएगी। मौसम में भी परिवर्तन आएगा। ओजोन मतलब जलवायु प्रभावित होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी यदि ओजोन परत में 30 से 50% की कमी हो तो मंद हो जाएगी। पराबैंगनी किरणें आंखों में सूजन कर देती है, घाव कर देती है, मोतियाबिंद का कारण भी होती है। पराबैंगनी किरणों की वजह से सब होता है, आंखों में सूजन आ जाती है, मोतियाबिंद का कारण होती है। रोकने को उपाय क्या है? CFC तथा हेलोजन का उत्पादन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ब्रोमीन यौगिकों के निर्माण और उपयोग पर रोक लगा देनी चाहिए। ब्रोमीन के यौगिक भी अपने को काम में नहीं लेने चाहिए। तो वहीं विकसित देशों के द्वारा CFC के उत्पादन को खत्म करने की पहल की जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही CFC का उपभोग होता है। वायुमंडल में क्लोरीन का स्तर कम किया जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन क्लोरीन के ऑक्साइड न बने। वातावरण प्रदूषण को भी हमें कम किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जो कि 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। याद रखनी है, भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 ये त्रासदी हुई थी। इसमें एक गैस निकली थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से संबंधित है ये। और सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली एक कंपनी है जो सेविन बनाती है। क्या बनाती है? सेविन नामक उर्वरक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के उत्पाद के कारण MIC गैस का उत्सर्जन हुआ, जिससे भोपाल की कंपनी में काम करने वाले 2000 लोगों की श्वास घुटने से मृत्यु हो गई थी। 2000 लोग मर गए थे श्वास घुटने की वजह से। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा के बारे में बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा ये जो शब्द है वो रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। अम्लीय वर्षा शब्द है, यह शब्द रॉबर्ट अगस्त ने दिया था। धरातल पर अति औद्योगिकीकरण तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे रसायन
वायुमंडल में जाकर एक ऐसी सघन परत बना देते हैं जो वर्षा जल के साथ घुलकर धरातल पर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में बरसते हुए मृदा की उत्पादकता को नष्ट कर देते हैं। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसकी एक परत जम जाती है। जब बारिश होती है तो ये जल के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में बरसते हैं और मृदा की जो उत्पादकता होती है उसको नष्ट कर देते हैं, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। अम्ल वर्षा को काली वर्षा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अम्ल वर्षा को और क्या कहते हैं? काली वर्षा भी कहा जाता है। सबसे पहले अम्ल वर्षा स्वीडन के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अम्लीय वर्षा कौन से देश में हुई थी? स्वीडन देश के अंदर हुई थी। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? नॉर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। और सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, सूचना देने के लिए केंद्र स्थापित किया गया नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे सेंटर स्थापित किया गया है। जो जैसे ही अम्ल वर्षा आने लगती है तो उसका पहले से संकेत दे दिया जाता है। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान है वो 3.5 से लगभग 4 होता है। यह NO2 और SO2 के कारण होती है। NO2 और SO2 के कारण होती है। अम्लीय वर्षा में 70% H2SO4 होता है और 30% HNO3 होता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो अम्लीय वर्षा के कारण मृदा और जल की अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उर्वरता कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण हो जाता है। उदाहरण के लिए आगरा का ताजमहल मथुरा तेल शोधक संयंत्र से निकलने वाली SO2 गैस के कारण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि SO2 गैस ताजमहल के कीमती पत्थर संगमरमर का क्षरण करती है, जिससे पत्थर धब्बे नुमा हो जाते हैं। पत्थर कैसे हो जाते हैं? धब्बे नुमा हो जाते हैं, जिसे स्टोन लेप्रोसी या स्टोन का कैंसर भी कहते हैं। इसे स्टोन लेप्रोसी या स्टोन का कैंसर भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा है ना, वो धातु, पत्थर, रबड़, चमड़ा, प्लास्टिक, कागज आदि से बनी हुई वस्तुओं को नष्ट कर देता है। चाहे धातु की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे रबड़ की हो, चाहे चमड़े की, सभी को नष्ट कर देती है। USA यानी अमेरिका और कनाडा में अम्लीय वर्षा के कारण हजारों संख्या में मछलियाँ और सालमन ट्रोट नामक जीव मर रहे हैं। सालमन ट्रोट मछलियाँ और सालमन ट्रोट, नाम याद रखना जीव का। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों में अम्लीय वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? लेक किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक किलर कहा जाता है, क्योंकि इससे अधिकांश झीलों के जैविक समूह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है और फेफड़ों और श्वसन संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव के बारे में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।